सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहिब। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। जो भी हमारे भाई बहन इसमें जुड़ रहे हैं ये आईडी सब जगह शेयर कर दो, क्योंकि हमारी वो वाली आईडी अभी बंद कर दिया, तो इसलिए ये आईडी हमारी सब जगह आप लोग शेयर कर दें। जो जो भाई बहन जुड़ रहे हैं, आरसी चारुल जी, ये जो आईडी है हमारी ये सब जगह शेयर कर दीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे। और गोपाल जी आपसे भी निवेदन है कि ये आईडी जो स्टिकर है वो सब जगह शेयर कर दीजिए, फेसबुक सब जगह, क्योंकि हमारी अचानक अभी वो वाली आईडी बंद कर दिया, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। और खैर हम तो अपनी 2-3 आईडी पहले से बना के रखते हैं, इसलिए तुरंत चालू कर लिया। तो ये आईडी सब जगह भेज दो जल्दी जल्दी, तो सब लोग जुड़ जाए। तो भगत भाइयों, जब तक हमारे सभी भाई बहन जुड़ते हैं तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना था और अचानक बंद कर दिया। क्योंकि हमने यही जो शाम को मैसेज दोबारा फिर हमने फेसबुक में डाला कि सब जगह डाल दे, कई ग्रुपों में डाल दिया, तो अला इसी बात पे सुने बंद कर दिया। खैर कोई बात नहीं। आज सभी भाई बहन हमारे अगर जुड़ते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कल फिर हम दोबारा इसका रिपीट कर देंगे। तो देखते हैं, तब तक हमारे भाई बहन जुड़ते हैं तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत्साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुपेशन दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथाह। वार वार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सतसाहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। राहुल दास जी को सतसाहिब। गोपाल जी को सतसाहिब। आरसी चारुल जी को सतसाहिब। जो भी भाई बहन जोड़ रहे हैं, अरविंद दास जी को सतसाहिब। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि ये हमारी जो फेसबुक की आईडी है सब जगह शेयर कर दें, क्योंकि अचानक अभी शाम को मेरी वो फेसबुक आईडी बंद कर दिया, जैसे हम मतलब स्टार्ट करने जा रहे थे। क्योंकि अभी शाम को फेसबुक पे कई ग्रुपों में ये स्टिकर भेज दिया, और जैसे कई ग्रुपों में भेजा वैसे तुरंत उसने बैन कर दिया। और बैन कर दिया तो क्या करें, दूसरी आईडी ऑलरेडी हमारी बनी हुई थी तो उसको जल्दी चालू किया। हालांकि हम इतने इस मामले में इतना एक्सपर्ट नहीं है
कि फेसबुक आईडी हो, इसमें हम जल्दी कुछ कर सकें, और उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो काल ब्रह्म अपनी चाल चलता रहता है। तो जिस तरह काल ब्रह्म अपनी चाल चलता रहता है, अपना वो निरंतर गलत काम में अपना दिल दिमाग 24 घंटे वैसा लगाए रहता है। तो आपको भी कम से कम काल ब्रह्म से ही सीख लेना चाहिए कि हम भी अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सतलोक जाने के लिए हम भी 24 घंटे मतलब सजग रहें, अपने गुरु जी के द्वारा दिए तत्व ज्ञान पर एकदम दृढ़ संकल्प रख के चलें। और हमें भी उतनी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उतनी मेहनत नहीं करते और इसीलिए हम जाल में फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो हमारे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता। रमेश राजपाल जी उषा साहब, तो इसलिए हमें कम से कम अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई सीख पर चलना चाहिए, अमित राजपूत उषा साहब, क्योंकि हमारा आपका जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने गुरु जी के लिए, अपने परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं निकलता। 24 घंटे हमारे पास इतना काम काल भगवान ने दे दिया है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती है। और जब फुर्सत मिलेगी तब तक आप इतने थक जाओगे कि आप अपने गुरु के लिए बोल भी नहीं पाओगे। और जबकि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने बार बार समझाया कि भैया 24 घंटे वो काल हमेशा सजग रहता है और सबसे ज्यादा निगाह आप लोगों पर है, इसलिए आप लोग भी सजग रहिए, मस्त नींद मत सोइए। ये नींद जो है ना, ये तुम्हारे ही जीवन का दुश्मन बन जाएगी। कोई भी चीज पर्याप्त मात्रा में ठीक है, तो ज्यादा अति सर्वत्र बचते। तो इसलिए भगत भाइयों, आप सब लोग, हम सब लोग एकदम अलर्ट रहें, चौकस रहें, और काल भगवान जो है उसके हर चाल को तभी समझ पाओगे जब आप सजग रहेंगे। और जब सजग रहेंगे तभी परमेश्वर आप पर दया करेंगे। प्रवेश जी साहब, तो भगत भाइयों, अब हमारे कई भाई बहन जुड़ चुके हैं, और सभी भाई बहनों से निवेदन कि आप सब लोग अपना मोबाइल नंबर और अपना पता, जैसे उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव, राजस्थान फलाने जिला है ना, और पंजाब फलाने जिला, नेपाल, या जहां से भी जुड़े हो, अपना नाम और अपना इतना पता और मोबाइल नंबर जुड़ डाला करो। और ज्ञान नंबर सेडेन का विश्व इस नामक पुस्तक का बहुत प्रचार किया करो, और इसको आप लोग बहुत गहराई से एक एक शब्द पढ़ो, और ये आवाज उठाओ पूरी दुनिया के सामने कि देखो हत्यारे गुंडे आश्रम चला रहे, पुरुषोत्तम सैनी, वीरेंद्र, मनोज, ये देखो ये हत्यारे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह खुलेआम बैठे हैं, जबकि ये जजमेंट की फाइल है, और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के फला फला नेता देखो इस तरह कर रहे हैं, बिंदु राजू साहब। तो इसीलिए हम इनके खिलाफ जूता अभियान चालू करते हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ जूता उठाते हैं। आप लोग सोचते होंगे नहीं नहीं नहीं, रामचंद्र तो बेवकूफ, रामचंद्र तो मूर्ख है, रामचंद्र को तो अकल नहीं, परमात्मा ने ये सब कहां कहा। अब आप बताइए, सामने हत्यारा बलात्कारी जो है जाटों को 75 लाख रुपए आपका दे दिया, और बीजेपी के अध्यक्ष उसके साथ गलबैया कर रहे हैं। पुरुषोत्तम सैनी देखो खुलेआम आश्रम चला रहा है, मतलब हत्यारे बलात्कारी खुलेआम निडर होकर के पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर रखा है। ये देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी की आंखों में शर्म नहीं, नेताओं मंत्रियों के कैसे भंडारे में वहां जा रहे हैं, सबको निमंत्रण देकर बुलाया जा रहा है, पढ़े लिखे सब सारे जाहिल गंवार हो गए। इसीलिए हम जूता उठाते हैं। या आप देख लीजिए कि किस तरह से ना, कोई कहेगा मैं जज हूं सुप्रीम कोर्ट का, कोई कहेगा मैं वकील हूं सुप्रीम कोर्ट का, कोई कहेगा मैं मध्य प्रदेश में फलाने जगह जज हूं। इनको शर्म भी नहीं लगती कि मैं बोल क्या रहा हूं। लेकिन अगर ये वास्तव में जज हो या वास्तव में वकील हो तो इनको शर्म हो। ये तो बेशर्म लोग हैं।
अपनी कोई ऐसे पहचान नहीं बताता। जो कायर डरपोक होते हैं वो अपनी पहचान बताते हैं। बड़े बड़े हमारे वहां जो वकील प्रशांत भूषण, राम जेठमलानी, ये नाम से नहीं काम से पहचाने जाते थे कि हाँ ये भारत के टॉप वकील हैं। ये कभी कहते नहीं थे कि मैं भारत का टॉप वकील हूं ना। अब बताइए, जो व्यक्ति सतलोक आश्रम धनाना में, सतलोक आश्रम सोजत में, सतलोक आश्रम बैतूल में, सतलोक आश्रम जितने धनुषा नेपाल में जो बना, धनुषा और पंजाब में धुरी खुमानो आदि आदि में जितने ये वकील के नाम से बोलते कि मैं फलाने जगह वकील हूं, या जो कहते मैं रिटायर्ड जज हूं, इनको जरा भी शर्म नहीं है क्या कि मैं बोल क्या रहा हूं? मेरी वीडियो जब पूरी दुनिया में जाएगी तो कोई ना कोई इस बात को पकड़ेगा कि अरे जज होकर के इसको तमीज नहीं। ये FIR नंबर 486 में क्या है? इस वकील को होकर के वकील को तमीज नहीं। लेकिन ये जानते हैं ये दुनिया इतना ज्यादा काम में व्यस्त हो गई है, काल ब्रह्म ने इतना काम दे दिया है, घर मकान बंगला बनाने में, गाड़ियां खरीदने में रात दिन मरा जा रहा है। इसके दिमाग में वो खाली जगह नहीं है, तो ये भरेगी कहां से? तो लोग नहीं जानते हैं कि इस देश में ये गूंगे बहरे अंधों का देश है और कोई सवाल करने वाला नहीं, किसी पर टाइम कहां। तो ये इस चीज को इस्तेमाल करते हैं हमें आपका, और हमें आपको जागरूक बनना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज ने हमें तत्व ज्ञान दिया था, इसीलिए मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनाया था। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हमें आप लोगों को बनाया था ज्ञान दे करके, लेकिन हम विश्व के सबसे नीच बन गए। काहे का ज्ञान? ये ज्ञान बेकार, ज्ञान आपको आ गया, पता हो गया, लेकिन समाधान नहीं तो सब बेकार। परमात्मा ने कहा कि समाधान बगैर बेकार है ज्ञान। ज्ञान तो आपको हो गया कि अमेरिका मुझे जाना है, लेकिन हवाई जहाज चाहिए, ऐसे नहीं तैर के जा सकते। लेकिन हवाई जहाज आएगा कहां से? पानी वाला जहाज आएगा कहां से? तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सब व्यवस्था की, ज्ञान भी दिया, समाधान भी दिया। लेकिन ज्ञान तो हम बोलते हैं, सुन लेते हैं, बोलते खूब, लेकिन हम अपना ही समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे क्या करेंगे? लेकिन हाँ, दूसरे समाधान करने के लिए हम लगे रहते हैं, लेकिन अपने में सुधार नहीं करते। आप अपने में सुधार कीजिए, सामने वाला व्यक्ति खुद आपके आचरण देखेगा। बताने से नहीं होगा कि भाई भक्ति कर लो, माला नहीं जाप करते, तुम ये नाटक कर रहे हो जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे वीडियो डालते हो, रात दिन 24 घंटा गालियां बकते हो, मतलब अन्य धर्म गुरुओं के लिए पुस्तकें जीने गिरा फलाने रहा करते, तो तुम भक्ति कहां करते? क्योंकि तुम तो ये सब लगा रखा किराए के नौकरों को, वो कर रहे हैं। ये कोई भगत थोड़े हैं जो दुनिया की महिलाओं लड़कियां ये सब जो है ऑडियो वीडियो सब सतलोक आश्रमों को सब बना के डाल रही ना। ये सब किराए वाले हैं, ये सब नौकरी पैसा वाले हैं, ये इतने पैसा देंगे तब काम करेंगे। अब तो इनका सिस्टम ये हो गया कि जो आपको फोन करेंगे तो जब वो फोन कर सकते लेकिन आप नहीं कर सकते। जैसे फ्रॉड कॉल नहीं आती है, आपके पास आई और आपको फंसा लिया और आपने जब उसको काट दिया तो मौजूद नहीं है, इस तरह काम लगे। अब ये आपका समय खाएंगे फोन करके। हाँ, वो जेल से गुरु जी की ऑडियो वीडियो आती है तो आपको नहीं आती है। अब घंटों आप इसमें बहस करते रहो, क्योंकि इनको आदेश दिया गया है कि आप इनको सबको ऐसे बहकाए रहो, जितने लोगों को दिन में बहका सको उतने वो लोगों की, इनको सबको टारगेट दिया जाता है और फिर टारगेट वहां भेजते हैं। इसलिए इस तरह फिर इनको सैलरी मिलती है। इनके मुखिया नहीं आते, जबकि हमें मेन मुखिया से बात करना चाहिए। हमें क्या लेना इन लोगों से? इसीलिए आप लोग धीरे धीरे समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करते जाओ। लोग तुम्हारा समय खाएं, बात करना बंद कर दो। जो सच्चाई जानना चाहे उसको आप जरूर पूरी सच्चाई बताओ, और जो समय खाए तो नहीं, बातें मत करो, क्योंकि आपको मतलब इलीगल आपको बहस में फंसाएंगे। जानते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई चंदन अनंत प्रकट को सोई। लगे रहो, एक दिन 24 घंटा लगे रहो, कभी नहीं बहकी जाएगा। जैसे देखो रामदेव राजस्थान का, पता नहीं कितने लोग आज मैंने चले गए और कितने दिन तक इन्होंने खूब सच्चाई बोली,
पवन ठग में चले गए, संजय में चले गए, मैनन में चले गए, गुरुजी को छोड़ दिया जेल में। साहब ने अपना अपना बाप बना लिया। क्यों? पहले तो सब चले थे ना गुरुजी के लिए, आवाज उठा रहे थे। अब क्यों बदल गए? क्योंकि मैनन वाले 24 घंटा लगे रहते हैं तुम्हारा समय खाने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि यहां आदमी मतलब जो रियल में पढ़ा लिखा नहीं, किताबी कीड़ा है। इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि रियल पढ़े लिखे बनो, ठोस बात करो, लॉजिकल बात करो, अनावश्यक बात ना करो कि रामचंद्र कोर्ट क्यों नहीं जाता, शशभूषण जी कोर्ट क्यों नहीं जाते। थोड़ा सोच के दिमाग से बोला करो कि कोर्ट कचहरी कैसे की जाती। अगर आप इस तरह आप उठल्लू दिमाग से बोलोगे तो आपकी कहीं कोई वैल्यू नहीं होगी। और आज इसीलिए इस भारत में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग मूर्ख बने, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों के पवन ठग, संजय ठग जैसे लोग तलवे चाट रहे हैं, जबकि सारी सच्चाई सबके सामने है। आज पूरी दुनिया ये सच्चाई जान रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज अगर खड़े हो जाएं तो गारंटी है कि गुरुजी 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे, अगर सब खड़े हो जाए। सबको पता हो गया। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य कि देखिए पढ़ा लिखा इंसान आंखों देखा सबूत नहीं मानता। यही तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, यही तो काल ब्रह्म ने कहा था कि पहले हम जाएंगे, बाद में तुम्हारे दूत जाएंगे, तब बाद में तुम आना। बोले ठीक भाई। तो बाद में संत रामपाल जी महाराज आए, सोचे कि सबको दिखाकर बता दूंगा, सब समझ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज सारे वेद शास्त्रों को ज्ञान दिया। कितने लोग समझे? हम आप लोग समझे तो कितना अच्छा समझे कि जगत से भी नीच हो गए, इतना बढ़िया समझे। जबकि एक एक शब्द पर उंगली रख रख के हमारे गुरु जी ने हमें आपको पढ़ाया। इसीलिए कहते हैं रट्टू तोता मत बनो। अब आपको कहते हैं जेल से फोन आता है, रामचंद्र कहता फोन नहीं आता। फिर क्या कहता धारा CRPC धारा 21 के अंतर्गत बात करने का अधिकार है। और आप लोग हाँ यार बात तो सही है, फिर आपको कानून भेज देगा। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि भैया किस नंबर फोन आता है, जरा नंबर दिखा दो, किस नंबर को वहां जोड़ा गया ना, ये नहीं बात करोगे। अगर फोन आता है तो वो मैं कॉल डिटेल दिखा दो, नंबर तो आता होगा ना फोन पे। वीडियो कॉलिंग होती है तो वीडियो कॉलिंग करा दो, और लाइव स्ट्रीम में चला दो, सब देख लेंगे। तो ना ये जानते हैं कि ये अपनी आवाज उठाते रहो, कुछ ना कुछ तो फंसी जाएंगे। क्योंकि यहाँ गाना गाने वाले जाता है, बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। हम नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। गाना गा लिया तो गाना के जो फंस रहे। तो इसलिए भगत भाइयों मेन टॉपिक इसीलिए लेके आता हूं ओम प्रकाश जी साहब, जिसमें आप लोग अच्छी तरह से मजबूत बन जाओ। आप लोग हुआबाई से बिल्कुल किनारे हो जाओ। अब समय खाना बंद करो। आज ये ज्ञान नम्रत शरण का विश्व नामक पुस्तक में सारे केसों का जजमेंट दिया है। अब आपको आज परमात्मा की दया से कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया में कैसे क्या हुआ। पढ़ते तो आप सब लोग हो। कल हमने वकील साहब से, शशभूषण जी से, नैतिक कुमार जी को सच साहब, नैतिक कुमार जी को सच साहब, शशभूषण जी से कल मैंने 1-1.5 घंटे बहस किया, बात किया। तो हमने कहा आज आप सब लोगों के सामने ये बात रखूं जिसमें आप लोगों को भी जानकारी बढ़े। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करता हूं कि जो ये कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, ये बात ध्यान से सुनना तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, जो वहां बोलते हैं। कोई भी वकील, पहली बात तो कोई भी वकील केवल अपना कचहरी से घर और घर से कचहरी तक ही बैंड, जो गले बैंड होता है ना सफेद वाला, टी पॉइंट वाला, वो केवल कचहरी से घर तक बांधने के लिए उसको लीगली उसको आदेश है। और किसी शादी पार्टी में निमंत्रण में वो काला कोट और सफेद पैंट या काला पैंट धारीदार ये पहन के जा सकता है शादी पार्टी में, लेकिन ये बैंड नहीं लगा सकता। बैंड, ये ध्यान रखना, ये बैंड नहीं लगा सकता। ये जो है बार काउंसिलिंग के खिलाफ है, वो कभी भी बैंड नहीं लगा सकता।
तो ये बात ध्यान रखना। और वो वकील कोर्ट परिसर में, कोर्ट परिसर के अंतर्गत ये अपना बैंड कोट पैंट पहन करके आपको हड़का सकता है, बहस कर सकता है। कोर्ट परिसर के बाहर आपको कहीं हड़का नहीं सकता वकील वो, कि आपको धमकी दे दे या कुछ कर दे। ये ध्यान रखना। ये हमें कानूनी लीगल प्रोसेस परमेश्वर की दया से ना, सजभूषण जी के माध्यम से ये सब पता चल रहा है। और ये जो पूरी दुनिया के सामने बोलते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो बजरंग लाल जाट और आदि आदि ये सब जो बोलते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का वकील क्यों बोलते हैं, ये आपको बताना चाहूंगा। तो भगत भाइयों, सजभूषण जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि देखिए भैया 2012 तक कोई भी व्यक्ति 5 साल तक कोई भी व्यक्ति अपना जो है ना बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का वो सदस्य बन जाता था। कोई भी बन सकता था, ऐसे ही फीस दे करके ना ऐसे बन जाता था। और आप वहां रजिस्ट्रेशन कराना आपका जरूरी है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब वहां आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया दिल्ली में, इसके बाद आपको वहां लिखित में देना पड़ता है कि मैं कहां प्रैक्टिस करूंगा, कहां पे प्रैक्टिस करूंगा। ये सजभूषण जी ने अपना वहां बार काउंसिलिंग जो वकीलों का पूरा होता है समूह, उसमें वहां रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने लिख के दिया कि मैं सासाराम में प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो वो केवल सासाराम में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्य कहीं नहीं प्रैक्टिस कर सकते जाकर के ना। ये ध्यान रखना। जो मूर्ख लोग कहते ना ये पी सिंह सजभूषण सिंह जी जो वकील है, ये गुरु जी के लिए कुछ क्यों नहीं करते, ये गुरु जी को का केस क्यों नहीं लड़ते। तो ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें तमीज है नहीं, तो जो मर्जी आए वो बोलते रहते हैं। तो आप ये बातें समझोगे और जब आपके अंदर ये समझदारी हो जाएगी तो किसी से आप बात करोगे तो लोग आपके बारे में जान जाएंगे, यार इसको नॉलेज है, इस बात का, इसको इस बात का नॉलेज है। तो इसलिए सजभूषण जी हरियाणा में केस नहीं लड़ सकते। हाँ, ये हरियाणा में तब केस लड़ सकते हैं जब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में वहां लिखित में देंगे, अपना यहां का रद्द करवाएंगे सासाराम कोर्ट का। सासाराम कोर्ट का रद्द करवा करके, सासाराम कोर्ट में रद्द करवाए पहले, इसके बाद ही वहां कर सकते हैं। वाकायदे वहां लिखित देना पड़ता है, ये कोई बातों को थोड़ा होता है। लेकिन मूर्खों क्या समझाओगे। इसीलिए आपको हर चीज पे, एक एक चीज पे आप लोगों को मजबूत करना चाहता हूं कि लीगली तौर पे अच्छी तरह से मजबूत हो, न वरना जहां जाओगे तहां आपको ऐसे ही लोग मूर्ख बनाते रहेंगे। इसीलिए कहते परमात्मा ने कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला कबहू न हो उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। इसीलिए आप देख रहे हो कि 2018, 11, 2014 को कांड हुआ था। कितने लोग खड़े हुए थे बोलने के लिए, कितने लोग आए थे, पूरा मिशन चला था, अभियान चला था, और कितने लोगों को कितना हाहाकार मचा था। मेरठ में लो, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नेपाल, सब जगह सत्सेवक समागम होते थे। खूब हाहाकार मचा, यानी खूब जागरूक अभियान चला। और धीरे धीरे देखो कहां चले गए, सब काम खत्म। कितने बोलने वाले आए, पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट, बुद्धा चोर फाउंडेशन, करण, मेरठ वाले,
पूरे भारत में पता नहीं कहां कहां कितने कितने लोग आए गए, और अंत में आ गया ये काकभूषण। काकभूषण की भी ऐसी तैसी हो गई, और ये भी आके लोगों से 10-20-50 हजार रुपए लूट लाट करके ना, और फर्जी तरीके से अपना गया और एक वकील कर लिया। ये जो है, ये जो घिनौनी हरकतें करते हैं ना, ये घिनौनी हरकतें हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है इसलिए वो हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सब कार्रवाई कर चुके हैं। संजय के साथ में वकील किया था, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए बता रहा था वो फीस दिया था वकील को। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय ने, और ये माइकलाल कोई आराम कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे, और बाकायदे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस लगाया था। और संत रामपाल जी महाराज के, कुबदा जी गुसद साहब, किशन भाटी जी गुसद साहब, उमेश जी गुसद साहब बाकायदे वकालतनामा में साइन करके आए थे। और ये देखिए काकभूषण हरामखोर की दोगले की औलाद का देखो, ये जितने लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के मुकम्मल से कोई बात ही नहीं मानते। और एक अभी हरीश दास जुड़ा हुआ था, इसको बोलने का तमीज नहीं था, इसको कहते थे गुरुजी के लिए बोलो, गुरुजी के बोलो, तब इसको बोलने का कल नहीं थी। तब ये ससभूषण जी से कहता था कि लो रामचंद्र दबाव डालते हैं, तो अपने भैया मेरा क्या दबाव है, बोलो तो बोलो, ने भाड़ बजाओ। फिर धीरे धीरे बोलने लगा, और जहां ये बोलने लगते हैं 2-4 लोग इनके पीछे जुड़ने जाते हैं, जाने तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं। इनको फिर गुरु के ज्ञान, गुरु की बाणी इनको समझ नहीं आएगी। यही हाल हुआ कि जितना ये भौकाल उठा था 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में, वो सब कहां गायब हो गया। सारे लोगों ने अपना अपना बाप बना लिया, कोई पवन, कोई संजय, कोई मैनेजमेंट, कोई RSS। लेकिन हम ना किसी को बाप बनाया और ना किसी को अपने पीछे लगाया। और इसीलिए सब लोगों से हमें हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने गुरु के पीछे लगिए, अपने गुरु के लिए आवाज उठाइए, किसी व्यक्ति के लिए आवाज न उठाइए। और आप लॉजिकल बात करो, आप ठोस बात करो, आप हुआ भाई न बको, क्योंकि उठल्लू बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। रसगुल्ला की तरह मुंह में डालो, खा लिया, कचहरी चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, जब करना पड़ता तब समझ में आता है। तो ये देख लीजिए, ये काकभूषण खुद अपने वकील को फंसा देता, वो बेचारा बड़े मुश्किल में अपने आप को बचा के आ पाया वहां जेल से ना है। उसमें वो लिखवा रहे हैं कि उसमें लिख दो, वकालतनामा पे साइन करने के लिए गुरुजी के लिए भेज रहे हैं, तो उसमें लिख दो कि काकभूषण का प्रमाण उसमें जो है ना ज्ञान गंगा पुस्तक में। और फिर कह रहे कि हम गुरुजी के लिए हम खुलासा करेंगे, हमें आत्मज्ञान है और परमात्मा ज्ञान दोनों हमें है, बताइए। और वो लिखवा रहे हैं, वो बेचारे को बैठा लिया वहां जेल के अंदर, बड़े मुश्किल में वहां से अपना जो है पीछा छुड़ा के आया। और ये तो परमेश्वर की दया थी कि ये महेंद्र राजस्थान वाला, डिगाना वाला महामूर्ख आदमी उसने जोश में नंबर दे दिया। ये परमेश्वर, ये आए थे हमारा खुलासा करने के लिए 7 तारीख को, और इन्हीं का खुलासा परमात्मा ने करवा दिया। बताइए ये हालात है, और किसी को बताया नहीं। बताइए जिन भक्तों से पैसा लिया इन लोगों ने, जिन भक्तों ने इनको 2-2 हजार रुपए दिए, उन भक्तों ने इस महेंद्र से, डेगाना वाला महेंद्र से मोबाइल नंबर वाला मांगा कि भैया वकील साहब का मोबाइल नंबर दे दो, तो उनको नंबर नहीं दिया। लेकिन हमारे उसमें टेलीग्राम में जोड़ करके, क्योंकि हम इनके सबके व्हाट्सएप नंबर सब बैन कर रखा है, टेलीग्राम में जोड़ करके हमसे बकवाद कर रहा था कृष्णदास जी साहब। जब टेलीग्राम में बकवाद कर रहा था तो हम तो फिर उल्टी ही बात करते हैं ना, इनसे सीधी बात करने लायक नहीं है, इसीलिए हम जूता लेके बात करते हैं। और जब उल्टी बात किया तो जोश में इसने नंबर दे दिया। ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया थी, बंदी चोर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। और आपके सामने प्रमाण आ गया। देखिए परमात्मा की दया से 2016 से 2025 चल रहा, आज 9 साल होने जा रहे हैं। कोई इतना आसान काम नहीं है ये 9 साल तक भौंकना, और अब बिना आप लोगों से पैसा लिए कोई भी भगत नहीं कह सकता कि रामचंद्र ने मुझसे अपने हित के लिए मुझसे पैसा लिया और मेरा दिया नहीं। जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, लेकिन परमात्मा ने जरूरतें नहीं अभी तक करवाई है।
और देंगे भी, और लेते देते हैं, यहां भी लेते देते हैं, लेते भी और देते भी है। तो ये भगत भाइयों, जब अच्छी तरह ज्ञान समझोगे तो तुम हर जगह बचोगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया पुस्तक खूब पढ़ो, पुस्तक खूब पढ़ो, जानकारी लो। हम बहुत वकीलों से बात किया तब जाके सब जानकारियां मिली। अरे ये सब जानते हैं, बड़े बड़े वकील, ये जज, ये नेता मंत्री, ये सब देखते हैं, ये सब जानते हैं किसको जानकारी है, इसलिए हमसे नहीं बोलते। इसलिए हम डग के चोट पे जूता चलाते हैं। जूता क्यों नहीं चलाए? हत्यारा बलात्कारी साला आपके हमारे दान पाठ दसवांश के 75 लाख रुपए जाट भवन में दे दिया। हत्यारा पूरी दुनिया के सामने साला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का मोहनलाल पता नहीं कौन सा, उसके साथ वीडियो बना रहा। आप देखिए कितनी दुखद बात है। ये नेता मंत्री ये जूतों लायक हैं। ये हत्यारों बलात्कारियों का पूरे दुनिया में खुलेआम समर्थन कर रहे, सारी पार्टियां। अभी ज्यादा दिन नहीं बचे, 10 साल के अंतर्गत देखिए संतराम पाजी मां जेल में, और सारे नेता मंत्री जाते हैं वहां गुणगान करते हैं। लेकिन अब वो गुणगान नहीं होता है कि जेल से क्यों नहीं आ रहे हैं। अब मीडिया पत्रकार से अगर कोई इनके आश्रम में जाता है, जो फर्जी मीडिया सब बना रखा है, ऐसे नहीं चला फला नहीं चला, अगर कोई बेचारा समझदार व्यक्ति कभी आवाज उठा देता कि भाई संतराम पाजी महाराज जेल से आएंगे, कब आएंगे और बहुत जल्दी छूटेंगे, तो ये वो टॉपिक चेंज कर देते हैं, तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो इसलिए भगत भाइयों हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा। जैसे आप इस समाज से बचने के लिए आप तमाम रास्ते अपनाते हैं, तो ऐसे हमें आपको सजग रहना पड़ेगा। तो भगत भाइयों इसीलिए आज ये मैं आपको जानकारी साझा करना चाहता था। जो बार काउंसलिंग होता है वो एडवोकेट एक्ट, बार काउंसलिंग का एक एडवोकेट एक्ट होता है जिसमें मर्यादाओं का कैटेगरिया होता है, और आप प्रतिबंधित जगह पर नहीं जा सकते। तो ये सभी एक नियम बना रखा है। और बार एसोसिएशन का स्टैंडर्ड ये वेलफेयर एक फंड होता है इनका, बार एसोसिएशन जो दिल्ली का है, इसका एक अपना एक फंड भी होता है। कोई वकील वगैरह मर गया तो उसको 5 लाख रुपया से 25 लाख रुपया तक जो है ना, मतलब ये अपना आपस में लेने देने का वो प्रोग्राम करते हैं। जो लीगल अधिवक्ता होता है जिसका रजिस्ट्रेशन वहां होता है, वो हमने कुछ लिखा था, उसको मैं पढ़ लेता हूं और आपको बताता जाता हूं। 10 वर्ष प्रैक्टिस कर लिया, उसे परीक्षा एंट्रेंस नहीं। हाँ, पहले जो है 2012 तक ये था कि कोई भी वकील कहीं भी 10 साल तक अगर परीक्षा कर लिया तो उसको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता था। कहां एंट्रेंस एग्जाम? दिल्ली में बार एसोसिएशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकील का एग्जाम लेता है। प्रैक्टिस करने की क्षमता, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बेंच भी कहते हैं। तो जजों का जो बेंच होता है वो सुप्रीम कोर्ट बेंच उसको कहा जाता है ना। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, ये वकीलों का होता है। तो पहले 2012 तक ये नियम था कि अगर 10 साल तक आपने प्रैक्टिस किया तो फिर आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप वहां पे आप सदस्य बन जाएंगे। फिर आप जहां पे बिना वहां रजिस्ट्रेशन कराए, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप पूरे भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पहले तुम्हारा एग्जाम नहीं होता था, और अब 2012 के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। वहां पे उस एग्जाम में पास हो गए तब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप पूरे भारत में कहीं भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन वहीं लड़ सकते हैं जहां के लिए आप लिखित में देंगे।
कि बार काउंसिल आप इंडिया में आप ये लिखित में देंगे कि मैं मुंबई में केस लड़ूंगा, वहां का पूरा लिखित में आप देंगे। ये खुद थोड़ी कि मुंबई में जहां मर्जी आओ तहां मेढक की तरह फुदक के चले जाओ। ये मुंह रख लो, क्या कहते हैं सचभूषण जी वकील, उसे पौने नहीं कहता कि हिसार कोर्ट क्यों नहीं जाता, सचभूषण क्यों नहीं केस लड़ता। ये हालात है। तो ये जानकारी आपकी होगी। ये तो पढ़े लिखे तो है नहीं, ना किसी समझेंगे ना पूछेंगे, और इन गंवारों के चक्कर में आप लोगों को भी लगता है या तो बात सही है। तो अगर जानकारी लो तो उस क्षेत्र के पढ़े लिखे व्यक्ति से जानकारी लो। अब आप किसान हो, अब किसान आदमी जो रियल में किसान आदमी है, 10 साल 15 साल तक खेती कर रहा है, उससे आप किसानी के बारे में पूछोगे तो बता देगा। अब उसको ट्रेन चलाने के बारे में पूछोगे तो कैसे बता देगा भैया। तो जिस क्षेत्र को वो परमानेंट कर रहा है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, आप उससे पूछोगे तो उसको नॉलेज होगा, बात बाकी सबको नॉलेज थोड़ा होगा। लेकिन यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खराबी है कि वो जो अपना काम कर रहा है उसका नॉलेज अपना नहीं इकट्ठा करेगा, लेकिन उसको पूरे भारत के हर एक काम का नॉलेज बताएगा कि मुझे ये नॉलेज, मुझे वो नॉलेज। आलतू फालतू वाली बात, मतलब कोई लीगल बात नहीं होगी, कोई सही बात नहीं, फालतू चिल्लाता रहेगा। और इसीलिए हम आप लोगों को, इस देश में पढ़े लिखे लोगों को, 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोगों को, नेता, अभिनेता, मंत्री, साधु संत और जैसे गुंडे, ये फर्जी ट्रस्ट चलाने वाले, ट्रस्ट ये ट्रस्ट मतलब विश्वास, लेकिन विश्वासघात करते हैं। तो ये सारा कुकर्म करने वाले लोग हमें आपको इसी तरह फंसाते हैं, इसी तरह फंसाते हैं। कोर्ट की भाषा अलग होती है और बरबली भाषा हमारी अलग होती है, और बरबली भाषा में फंसाते हैं। यही हमें आपको अच्छा लगता है। तो जो चीज क्षेत्र में है वो उसी को उसका ज्ञान है, और इसीलिए उसका वो फायदा उठाता है। तो आप उसके बारे में पहले थोड़ा बहुत ज्ञान लो। अगर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान लेने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगाओगे थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, और जहां आपने लीगल बात की तो सामने वाला समझ जाता है इसको जानकारी है, इसको जानकारी है, इसलिए जवाब दे रहा है, क्योंकि आप उसके पैटर्न को जान गए। गाड़ी चलाने वाला आदमी जो गाड़ी कभी नहीं चलाया, और अगर गाड़ी में बैठा किसी ड्राइवर सीख लिया कि पहला अगर ये लगता, दूसरा ये लगता, तीसरा ये, फर्स्ट ये, आगे ये ऐसे स्टार्ट की जाती है, ऐसे ब्रेक लगा, ऐसे बैगर है, तो ये जहां उसको क्रिया लीगली बताओगे आप, लीगली मतलब नहीं कानूनी की बात हो, सब जगह ये भी कानून है, तो वो समझ जाएगा ड्राइवर कि यार इसको जानकारी है, नॉलेज है। और तुम्हें जब कुछ है नहीं तो हुआ भाई बकते रहो तो वही आप पकड़े जाते हो। इसीलिए आप लोग मजबूत बनो, इसीलिए हम आप लोग आज मजबूत बन करके खड़े हो, इनके लिए जूता ले खड़े होते हैं। आज इनकी औकात नहीं कि पूरे वर्ल्ड में आपका सामना कर जाए, नहीं कर सकते। तो फिर आगे अपनी बात करते हैं। तो ये टॉपिक हमें बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप सब लोगों के अंदर दिमाग में रहता ये क्या सवाल करोगे तभी आपको उत्तर मिलेंगे। सचभूषण जी एडवोकेट है, अब उनके क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में वो है उसकी अगर शुरू से आखिर तक जानकारी लेनी तो आपको सवाल करने पड़ेंगे, और सवाल तभी कर सकते हो जब आपको उसके बारे में कुछ पता होगा। जब कुछ पता ही नहीं तो सवाल क्या करोगे भाई। जब हमें कुछ पता ही नहीं, हल चलाने के लिए पता ही नहीं, तो सवाल क्या करेंगे। सवाल तो तभी करेंगे जब उनके साथ रहेंगे, कुछ दिन समझेंगे, सोचेंगे, तब बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, तब वो जाके सवाल समझ आते हैं, तब ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगेगा। तो भगत भाइयों, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अब 2012 के बाद जो 5 साल तक जो पढ़ाई करके वकील बना, किसी कॉलेज से पढ़ा हो, तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होगा, वहां अब एग्जाम होता है, और जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में सफल होगे, तब आप अपने आप को वकील कह सकते हो। तब आप भारत के किसी भी कोर्ट में आप वहां पर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। बस एक ही जगह, 4 जगह नहीं, 4 जगह नहीं कर सकते कि जहां मर्जी है वहां चले जाओ। इसके अलावा एक सवाल और आपके मन में उठेगा
कि कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का वकील मुंबई में केस लड़ने गया। आपको कोई भ्रमित कर सकता है इस बात को लेकर के, इसलिए हमने कई सवाल किए थे सदभूषण जी से। दिल्ली का वकील वहां गया मुंबई में केस लड़ने के लिए, तो आप कहोगे वो फिर कैसे केस लड़ लिया, जब आप कहते हो कि वो उसका रजिस्ट्रेशन मान लो दिल्ली में है या गुजरात में है या हिमाचल प्रदेश में वकालत कर रहा है, और वहां के लिए अपना जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अधिकार पत्र लिया, केवल हिमाचल प्रदेश में फला कोर्ट में वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, तो फिर वो मुंबई में कैसे जा सकता है किसी केस के बारे में, वहां कैसे बहस कर सकता है। तो उसमें यह होता है कि जैसे मान लो हम मुंबई में रहते हैं, हमने मुंबई हाई कोर्ट में किसी वकील को वहां कर रखा, वो वकील मेरा केस लड़ रहा है वहां पर, वो वकील मेरा केस लड़ रहा है, और हम चाहते, हम जो मतलब जो हमने वकील का रखा है, तो हम अपने वकील से कहते हैं हम चाहते हैं अपने वकील से बात करेंगे कि वकील साहब हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे एक वकील साहब है हिमाचल प्रदेश में, मैं उनसे ही बहस करवाना चाहता हूं। तो फिर वो वकील अधिकार देगा, वो अधिकार देगा कि हाँ हमारी जगह पर आप, ये लिखित में सब होता है, ये सब बरवली नहीं होता, हाँ अधिकार देगा, तब हम अपने खर्चे से अपने फीस से उस वकील को ले जाकर के वहां पर बहस करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो हो जाए चले जाओ। दूसरी बात, जो पढ़ाई किया वकीलों ने, वकालत की आपने पढ़ाई की छोटे कॉलेज में या बहुत बड़े कॉलेज में, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो दलाली करते रहते हैं। दलाली मतलब कोई क्लाइंट आया और हमने वहां को जो रजिस्टर्ड वकील है उसको उस क्लाइंट को दे दिया, तो हम अपना भी फीस ले लिया और उसकी फीस उसको दिला दिया। जैसे मान लो किसी केस की फीस 20,000 रुपए है, तो हमने उस वकील को सेट कर लिया 15,000 रुपए में, और 20,000 हमने यहां से ले लिया, तो 5,000 तो हमने रख लिए और 15,000 उस वकील को दे दिए। तो ये दलाली करते लोग, ये दलाली का धंधा बहुत जोरों पर है हर जगह, चाहे सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में चाहे जाओ। तो और दूसरे लोग क्या होता है, एक और बात आप समझ लीजिए कि आप वकालत की पढ़ाई कर लिया, और पढ़ाई करने के बाद आप जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देंगे, तभी आपको वकील आप कहलाने लायक होगे, तभी आप कोर्ट में जा करके आप जहां पे हो और वहां जहां के लिए आपने अप्लाई किया है, आप नहीं भले ही नहीं केस लड़ रहे हो, लेकिन वहां आप जा करके आप नियम के तहत आप किसी भी फाइल जो नियम है उसके हिसाब से आप केस फाइल को देख सकते हो। और नहीं तो अगर आपके पास वहां का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी एग्जाम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कोर्ट के अंदर किसी की भी कोई फाइल देखने का आपको अधिकार नहीं होगा, एक आम आदमी की तरह आप होंगे। दूसरी बात, अगर आप वकील बन गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद आपने अपना गृह जनपद चुन लिया कहां पे आपको वकालत करनी है, और वहां आपने क्या किया, आपने वकालत करनी नहीं, आप कर ही नहीं रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब जान जाते हैं कि यार ये तो बहुत गंदा पेशा है, तो नहीं वकालत करते हैं, छोड़ देते हैं। या आप जुड़े रहे तो आप अपने घर में खेती किसानी करने लगे या कुछ भी करने लगे, तो ये नियम है कि आप या तो वकालत छोड़िए, जो आपने वहां सर्टिफिकेट लिया उसको आप खत्म करिए, तब आप दूसरा काम कर सकते हैं, वरना आप कोई दुकान नहीं चला सकते, आप खेती नहीं कर सकते, आप कोई धंधा नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, अगर आप रजिस्टर्ड वकील है तो ये कानूनी तौर से आप दूसरा कोई काम नहीं करेंगे,
ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो वकीलों का है दिल्ली में, उनके रूल्स है। लेकिन होता क्या कि लोग, बहुत से लोग अपना दलाली करते हैं। कोई केस मिला वहां दे आए अपने दूसरे को, अपना खेती पाती कर रहे हैं, अपना दुकान धंधा कर रहे हैं। लेकिन दुकान अगर बैठेंगे तो दुकान अपने नाम नहीं होगी, पत्नी के नाम होगी, किसी दूसरे के नाम होगी, और कोई इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। कैसा कि वो वकील है, यानी कानपुर कोर्ट में वकील है, लेकिन अपना काम कर रहा, खेती पाती का वकालत करते ही नहीं है। और बस हर साल उसकी जो भी फीस हो, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी, वो अपना जमा करता रहता है। जमा कर दिया, काम खत्म। वो भी जमा नहीं करना है, क्योंकि वहां जो वकीलों का जो चुनाव होता है, बार एसोसिएशन का, पता नहीं जो चुनाव होता है ना, तो उसमें जो वकील खड़े होते हैं अध्यक्ष बनने के लिए, जो भी पद के लिए, तो वो खुद ही तुम्हारी फीस जमा कर देंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट चाहिए, तो तुम्हारी फीस वहां सब जमा कर देंगे और तुम्हारे तेल लगाते घूमे। इसलिए तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं करता कि यार ये तो वकील है, वो कर रहा है खेती काम, ये धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वकालत नहीं कर रहा है। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में ही इनकी, या वहां जो जहां पे आप वहां बना, वहां इसकी कंप्लेन की जाती है। लेकिन इसके फीस लगती है, और फीस लगती है, इसके अलावा भी इसमें काफी झंझट है। फीस लगती है, और वहां सब होते सब वही लोग हैं। अल्टीमेटम मतलब जो ना, सबको वोट चाहिए, तो फैसला उन्हीं के पक्ष में आता है। इसलिए लोग जल्दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन नहीं करते हैं कि यार पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। और नहीं तो इन वकीलों के खिलाफ सारे गलत करने के नियम कानून सब बने हुए हैं। तो ये बातें हमें आपको समझनी होंगी। ये एक एक बात को गहराई से समझ लो, एक एक बात गहराई से समझ लो। किसी भी वकील की औकात नहीं है। वैसे ये जो बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये आप नहीं बोल सकते ऐसे। ये तो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं। ऐसे न्यूज चैनल वाला सब फर्जी चल रहे हैं। ये सारे लोग फर्जी, इसलिए फर्जी खुलेआम फर्जी वाला कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जानते हैं कोई किसी को लेना देना नहीं, जो मर्जी है बोलो, जो मर्जी है बोल दो। मरेगा तो साला वकील मरेगा, जज मरेगा। गाली पड़ेंगी तो वकील को पड़ेंगी, जज को पड़ेंगी। इसीलिए जानबूझ कर ऐसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, तो ये इस तरह से वकील होते हैं। बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन वहां करा रखा, कहां? दिल्ली में। जैसे सचभूषण जी है, सचभूषण जी का भी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। और वहां से इन्होंने अपना ये सासाराम में प्रैक्टिस करने का वहां से राइट, अपना अधिकार लिया कि सासाराम में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अब कोई दूसरा इनके नाम से बोल दे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील शशिभूषण जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील शशिभूषण जी, तो ये गलत है। इसी तरह ये लोग करते हैं। इसी तरह बजरंग लाल जाट ने अगली साल जब सोजत आश्रम में वीडियो डाला था, तो उसमें पट्टा लगा रखा था। इनको पता था कौन कहां आवाज उठाएगा, क्या लेना ना किसी को। लेकिन वो वीडियो परमात्मा ने हमें दे दिया। हमने इसका नंबर सर्च करके बात किया तो तुरंत इसने अपना वहां बदल दिया, पट्टा दूसरा वीडियो बना डाल दिया। और यहां देखो सतलोक आश्रम धनानम जब गया तो वो तिरछा खड़ा, तिरछा ऐसे, ये पट्टा ना दिखाई दे ऐसे। मतलब ये लोग जो भी काम करते हैं बड़े चतुराई के साथ करते हैं। लेकिन जैसे हमने वो वीडियो इसका देख लिया, इसीलिए हमने जूता चलाया, जूता अभियान चलाया बजरंग लाल जाट के ऊपर। क्यों चलाया? और आज बजरंग लाल जाट को आप फोन लगाते हो, तुरंत फोन काट भाग देता, क्योंकि ये गैर कानूनी है जो इस तरह वहां बयान दे रहा था। इस पे सवाल खड़े होते हैं कि यार तू वकील होकर के ना, और तू इस तरह बयान कैसे दे रहा? सतलोक आश्रम धराना के अंतर्गत ये गुंडे आश्रम चला रहे हैं। 28 गुंडे जेल से बाहर हैं, संतराम पाजी महाराज जेल में सजा काट रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? संतराम पाजी महाराज ओ पता नहीं कौन सी आत्मा, ये है वो है, भाषण दे रहे हो। कानून ने इनको अंदर जेल में डाला है। और सजा कैसे हुई? इन गुंडों ने सजा कराई, जिन गुंडों के साथ बैठते हो।
वीरेंद्र के साथ बैठते हो, शर्म नहीं आती तुझको? तू वकील होकर के तुझे नहीं पता, और हम आप सभी आंदोलनकारी वकील नहीं है, तो हमें आपको सब कुछ पता है। देखिए, एक सजभूषण वकील, एक सजभूषण जी जैसे वकील ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में आप जैसे आंदोलनकारियों को जजमेंट की फाइल पढ़ाना सिखा दिया और सीख रहे हैं। और ये हरामजादे पूरी दुनिया के सामने खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। आप सब लोगों को, हजारों लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोगों ने ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक पढ़ी और पढ़ रहे हैं, मंगा रहे हैं पीडीएफ के द्वारा, देश विदेश से सब। और आप लोग बता रहे हो देखो भैया ये सीनार नंबर ये है इस फाइल का, इस जजमेंट की कॉपी का, FIR नंबर 429 430 या जो भी है, और ई कोर्ट सर्विस एच डाउनलोड कर लो और उसमें फाइल नंबर CNR नंबर से आसानी से आप तुरंत निकालोगे। यानी फाइल तो कई तरह से निकाल सकते हो, FIR नंबर से भी, वकील के नाम से भी, कई तरह से निकल आती है फाइल का भी। लेकिन ये CNR नंबर एक आसान नंबर है, ये आपको पता है। और इस वकील को 1 साल पहले सब कुछ भेजा था, और तब इसने क्या कहता है कि मुझे पता नहीं था। बताइए, इसको पता नहीं था, ये सवाल ही नहीं कर सकता कि भैया गुरुजी संतरामपाल जी जेल में क्यों है? अरे तुम जिस क्षेत्र में, तुम्हें पता ही नहीं। और हमने सारी फाइलें भेजी इसके पास, और तब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी तो कहता कि वो तो मेरी निजता का हनन किया। तुरंत कानून बता देंगे, CRPC धारा 21 के अंतर्गत पता नहीं कौन सी धारा बता देंगे, 503 पता नहीं, वो 1 साल की सजा, 2 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना, 3 लाख जुर्माना, ये होगा। तभी मैंने उससे कहा था कि पहले तू अपनी वीडियो हटवा, इसके बाद मैं विचार करूंगा ऑडियो का। अगर तुमने पूरी दुनिया के सामने वीडियो डाली है देवपाल जी को सच साहेब, तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। हरीशदास जी को सच साहेब, वो चला गया काकभूषण वाला हरीशदास ये चढ़ुए 2 मिनट के लिए आते चले जाते हैं, बिजनौर के का हरीश भाग गया। बेशरम कहीं के आएंगे, बस चेहरा दिखा चले जाएंगे क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसीलिए इस बार हमने जूता अभियान चालू किया। इसको बहुत साले की जूता, जहां साला ये वकील दिखाई दे जाए, जहां वकील दिखाई दे। देखो, जूता मारने से ज्यादा इन हरामजादों का लिख के डालो पूरी दुनिया के सामने, ये बेशरम वकील। क्योंकि जब लिख के डालोगे पूरी दुनिया देखती, इन हरामजादे बजरंग लाल जाट के लड़के बच्चे भी देखते होंगे, उसके नाते रिश्तेदार भी देखते होंगे, उसके यार दोस्त देखते होंगे, उसके पड़ोसी देखते होंगे, सब देखते होंगे। क्योंकि ये आजकल व्हाट्सएप सबके, मोबाइल सबके पास गांव घरी में, और सोशल मीडिया सब जुड़े हुए, इसीलिए ये साले सोशल मीडिया से मानते हैं। इसलिए पर साल हमने जूता नहीं चढ़ाया था, पर साल हमने इसका फिर भी सम्मान रखा था, और इस बार तो इसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, इसीलिए इस पर जूता चलाया। सतलों का सम धनाना में बता रहा, इन सालों को पकड़ के जूता से मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी औकात नहीं कहीं बोल जाए, क्योंकि वीडियो द्वारा ना, तुम साले वीडियो बोल रहे ना, तुम्हें जूते पड़ेंगे, जूते। इसीलिए गुंडे हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले डरते हैं। इसीलिए पंजाब में मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाई थी तो अपनी पत्नी और बेटी कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था। सुभाष चंद्र नामदान संचालक मलोट, जिला मुक्तसर, और वहां का नरेश दास स्टेट क्वार्टर, नरेश दास और दूसरा, दोनों ये कमीनों ने FIR लिखवाई थी मलोट में, नरेश और दीपक। इनकी औकात नहीं थी कि अगर ये लिखवा देते कि मैं यहां संतरामपाल जी महाराज के नाम से यहां नाम दीक्षा दे रहा था, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर नाम दीक्षा दे रहा था, और इन लोग यहां नामदान सेंटर बंद कराने या कराने, तो ये नहीं लिखाया, जानते थे फंस जाएंगे। और हम तो कभी पंजाब गए ही नहीं थे, तब मेरे खिलाफ करा दिया। बंदी छोड़ सतगुरु संतरामपाल जी महाराज की जय हो, लालचंद जी को साहब। तो भगत भाइयों, ये पॉइंट पकड़ो और जूता चलाओ। इसीलिए देखो, हम पंजाब जाते थे जूता चला कर जाते थे। आज साले
जूते से वही मारो। हरीश जी भी हमारे साथ जाते थे, हम हरीश जी दोनों लोग, तुम्हारी ऐसी तैसी मारो साले, पंजाब में इनकी ऐसी तैसी कर दी गए। तो आप लोगों से कहेंगे रामचंद्र तो बेवकूफ है, रामचंद्र तो तमीज नहीं, तो जूता चलाता है, गाली देता है। लेकिन आप लोग ये बात नहीं सोचते कि इनके मिर्ची क्यों लग रही है, क्योंकि परमेश्वर ने आज 2016 से 2025 चला, रामचंद्र 24 आवर्स परमेश्वर जो 2-4 घंटा सुला दे, बाद में कि परमात्मा इसी काम में लगा रखा, और इसीलिए इनके धड़कन तेज हो जाती है, रामचंद्र। इसीलिए परमेश्वर ने कहा एकला चलो वाला मार्ग है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बात लड़ाऊं, तब गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। बताइए, तो ये भीड़ तन से कोई लेना देना नहीं। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ऐसे कर्म कीजिए कि भीड़ आपके पीछे चलने लगे, ऐसे कर्म कीजिए। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। नॉलेज, ज्ञान इकट्ठा कीजिए, ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज बताते, तो मैं ज्ञान बचाएगा, ज्ञान। कोई व्यक्ति नहीं बचाएगा, गुरु भी नहीं बचाएगा, भगवान भी नहीं बचाएगा, ज्ञान बचाएगा, ज्ञान। अगर ज्ञान में चलोगे तो भगवान भी बचाएगा, ज्ञान पे नहीं चलोगे तो भगवान भी नहीं बचाएगा। और ये परमात्मा ने हमें सारा उदाहरण बताया सतलोक वाला। सार नाम सार सोत लेकर के बढ़िया वहां मौज कर रहे थे, ऐश कर रहे थे। वहां सतलोक में, वहां भी आपने ज्ञान को छोड़ दिया, ज्ञान से डिसबैलेंस हो गए, परमात्मा तो नहीं बचा पाया। तब से यहाँ पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों साल से यहाँ हम आप लोग कुत्ता गधा बन करके और यहाँ मानव जीवन पा करके अपने मानव जीवन को भी बर्बाद कर रहे। तो ज्ञान हुआ भाई नहीं, ये पहले सीखो, पढ़ो, समझो, तब मजबूत बनो। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, खूब जम करके ना। ये सोच समझ लो अच्छी तरह से। हाँ, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक और बात आप समझ लो, ये आप वकील बन गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, आप वकील बन गए, और इसके बाद आपकी कहीं सरकारी नौकरी लग गई, तो आपको फिर वो वकालत का पद छोड़ना पड़ेगा। आप वकालत नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही काम कर सकते। उसके लिए आपको पहले रिजाइन देना पड़ेगा वहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसके आप अपना वो नौकरी करिए। मतलब ये नहीं कि आप वकील बन गए तो नौकरी कर लो, खेती कर लो, किसानी कर लो, और आप जो ना वो दुकान चला लो। कानूनी तौर से आप ये सब इलीगल है, नहीं कर सकते आप। कोई भी वकील तुमको, वकील कैंपस के अंदर तुम्हें हड़का सकता है, लेकिन वकील कैंपस के बाहर नहीं हड़का सकता। ये बात सतभूषण जी ने बताई, तो हरीश जी साथ में जुड़े हुए हैं। आज ही पता चल रहा हिमांशु वर्मा जी को सत साहब, अर्जुन दास जी को सत साहब, हरीश दास जी अच्छी तरह जानते हैं। हरीश दास जी सुन रहे हैं अच्छी तरह से। हरीश दास जी, आपको पता है जब मेरठ में लॉकडाउन में हम आप फंसे थे और पवन ठग को जेल में ठोक दिया गया था, और जो वकील हम लोगों ने किया था वो साला वकील 12,000 रुपए खा गया था, और इसके बाद फिर पैसा मांगा था, और पवन ठग जेल से बाहर नहीं आया था। उसने फिर कहा, जबकि हम बहुत उससे रोए गिड़गिड़ाए थे। ये बात सतभूषण जी और आप सब लोग जानते हैं, और मनोज वर्मा जो वकील थे पटना के, वो जानते हैं। इस नीच पवन ठग के लिए हमने कितना वहां मेरठ में रोए थे, रियल में रोए थे यार। हमने इतना कभी रोए नहीं है। इस कमीने तिमिर दूत पवन ठग के उसको जेल से बाहर लाने के लिए, उसमें लॉकडाउन में। लेकिन मेरे परमात्मा ने, मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने, हम और हरीश जी, रणजीत दास जी, सौरभ जी पर बड़ी दया की थी। पहला लॉकडाउन, और वो भी मेरठ जो यूपी का सबसे संवेदनशील शहर, लॉकडाउन में हम हरीश जी मोटरसाइकिल से 3-3 लोग जा रहे, और जेल के पास, और वहां जहां हम लोग रहते थे वहां शायद का 6-7-8 किलोमीटर दूर होगी जेल।
और किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया, ना कोई पकड़ा, ना कोई पुलिस वाला। और लाठियां चला रहे थे, लठ पुलिस के लोग लठ चला रहे थे, कोई मोटरसाइकिल वाला मिल जाए। और हम लोग उन्हीं के पास से निकलते थे, 3-3 लोग बैठ करके ना, और कोई बोलता नहीं था। ये हरीश जी साक्षात, हरीश जी प्रमाण है, हरीश जी मतलब जो इस चीज की गवाह है। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, मोटरसाइकिल तो हरीश जी की थी, या उसकी पवन ठक्की मान लो, पवन ठक्की नहीं, हरीश जी की मोटरसाइकिल। तो आप ये समझ कितनी बड़ी दया थी। फिर वकील ने सुबह फोन किया, फिर फोन किया पैसे के लिए, या और पैसा दो। हमने कहा वकील साहब, हम लोग बाहरी आदमी, हमारे पास पैसा कहाँ, हमारी आप खुद लॉकडाउन में सहायता करो। क्योंकि पवन ठक्के तो साला दूसरे पैसा खाता, रणजीत दास जी बेचारे पैसे देते थे, और किसी का दूसरे का पैसा भाई अनावश्यक जाता तो मुझे बहुत कष्ट होता। वकील ने फोन किया कि भैया वो रामचंद्र जी हो, और अभी पैसा दो, 6,000 7,000 पता कितना का। तो हमने बड़े प्यार से कहा कि वकील साहब भाई मदद करो, हम परदेसी आदमी, हमारे पास पैसा कहाँ, दूसरे से पैसा ले लेकर के काम किया है, हम यहाँ परदेश फंसे। उसने बड़ा उल्टा जवाब दिया था कि हाँ हम आपके आकर नौकरी कर ले, आके झाड़ू पोछा को लगा दे इसे। तो मजे कम टेलर दिया था। दोबारा फोन कट गया, तो फिर दोबारा फिर फोन किया, हाँ बताइए। हमने बहुत उसको भी ढंग से सुनाया था। शर्म नहीं आती? दुर्गा जी की पूजा करते हो, झूठ बोलते हो, व्रत रहते हो, हैं? कानपुर होता तो तुझे सिखा देता हूं कैसे वकालत की जाती है, बेशरम कहीं का। ढंग से टेलर दिया था उस वकील को, तब मुझे नहीं पता था इस कानून के बारे में। तो सरेंडर हो गया था, सरेंडर हो गया था। और तब ये पवन ठग की वाइफ, पत्नी नीरू, और वो जितने सब लोग थे वहां बैठे, सबके चेहरों के हवाइयां उड़ गई, और सब अंदर अंदर हमारे ऊपर खौफ खाने लगे। हमसे सब नाराज हो गए। लो पत्नी तो इनकी बहुत चढ़ गई, लो रामचंद्र जी आपने तो ऐसा कह दिया, मेरा पति जेल से बाहर छूटेगा नहीं। हमने परवेत पर भरोसा करो है कि हम पैसे देते रहेंगे क्या? हम पैसे देते रहेंगे क्या? हम पैसे देते रहेंगे क्या? पैसे देते रहेंगे क्या? है 12,000 रुपये ले चुका, फिर दे दे। और आपके जैसे, अरे वो अमित जी का पता नहीं घर से फोन आ रहा बार बार, और कट जाता है। तो भगत जी फिर हमने पैसे नहीं दिए उसके। भरोसा करो परमात्मा पर, क्योंकि वहां कोर्ट के अदालत लगी थी जेल में, और जेल के अंदर भी वहां भी पैसा चलता था। तो ये था कि यार सड़ जाएगा साला, ये लॉकडाउन मर जाएगा वहीं 3-4 महीने से। अरे अमित जी हैं, उन नाम से बार पता नहीं कि व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं या उनके घर से कोई कर रहा। तो भगत भाइयों, इस तरह से परमात्मा ने इस पवन ठग को फिर शाम तक निकाल दिया वहां से ना, है तब इनके जान में जान पड़ी। हमें तो परमात्मा भरोसा था, और दोबारा पैसा नहीं दिया। और इसके बाद भी साला पवन ठग ने बदनाम क्या किया कि रामचंद्र ने 12,000 रुपये खर्च करा दिए। इतने साले नीच हैं। तो हम तो जा ही नहीं रहते। उधर रणजीत दास गया था कि हम कराएंगे, हमने कहा भैया कोर्ट कचहरी नहीं जानते। रणजीत दास बोला हम जानते हैं। वहां जब पहुंचे तो बोला हम नहीं जानते। ये हाल था। तो भगत भाइयों, तो आज ये पता चला, आज ये पता चला कि यार ये कानून, ये आपको पॉइंट अगर पता होगा तो कहीं भी आप जाओगे तो मर्द की तरह आप दहा करके बोलोगे। शिक्षा रूपी, जिसने उस शिक्षा रूपी शेरनी का ज्ञान रूपी दूध पिया होगा वही दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए भगत भाइयों, आप अच्छी तरह सब चीजों को समझो।
और एक बात और ध्यान देना, कोई भी वकील हो, दोबारा फिर याद रखना कि जो बैंड होता, बैंड लगाते हैं यहाँ पे, ये केवल वो कोर्ट परिसर के अंदर ही लगा सकता है वकील। कोर्ट परिसर के अंदर, बाहर नहीं। बाहर केवल वो उतने लगा सकता है कि घर से और कोर्ट तक आना जाना, रास्ते भर के लिए। किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी आश्रम में, कहीं भी ये बैंड लगा के नहीं जा सकता। कोट पैंट जरूर पहने होगा, और उसकी जो ड्रेस कोड है, सफेद शर्ट और पैंट सफेद या का, और दूसरा है सफेद शर्ट काला पैंट धारीदार कोट। बैंड केवल कोर्ट परिसर के अंदर ही लगा सकता, बाहर नहीं लगा सकता, ये ध्यान रखना। तो ये सब सबके नियम कानून है, ऐसा को थोड़ी कि जो मर्जी है जहां जो चले जाओ। तो ये जब आप सब लोगों को पता होगा, तभी आप लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए आप हमेशा याद रखना ये चीजों को। और इनका समय समय पर हर साल वेरिफिकेशन होता रहता है कि वकील वो जिंदा है कि मर गया है कि नौकरी कर रहा है, कहाँ क्या है। तो हर साल आपको अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में जो वकीलों का बना हुआ है, वहां आपको हर साल अपना मौजूद होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हाँ, हर साल। और फिर कोई आपकी अगर डेथ हो जाती है तो 5 लाख से 25 लाख तक ये लोग आपस में मिल करके, या जो भी इनका सिस्टम है, उस तरह से उस वकील को देते हैं जिसका वहां रजिस्ट्रेशन होता है। और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसको वहां कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत से ऐसे वकील हैं केवल इसी तरह फर्जी काम करते हैं। तो उसी में ये बजरंग लाल जाट और ये हरामखोर सब हैं, ये इसी तरह अपने आप को बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, फलाने वकील, ढमके वकील। अच्छा, ये सब क्या होता है, ये ज्यादातर सभी गुंडे बवाली है, उनको ही ले आते हैं। तो ये नाम आम जल्दी नहीं कबूलते। अब बोल दिया तो कौन ढूंढेगा, इनके मोबाइल नंबर तो मिलेंगे नहीं आपको, नाम बोल दिया। यही करता विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट का, ये सब ये फलाने जज आ गए, ढिकाने, कोई जज नहीं, ये सब फर्जी वाला सब करते हैं, खुलेआम फर्जी वाला करते हैं। वीडियो वायरल कर दिया, इसका कोई माई बाप नहीं है, जाओ चैनल पर ढूंढो जाके ना। जैसे ये नहीं कहते गुरु जी की जेल से ऑडियो आ रही, जांच करवा लो। तो इसी तरह ये जानते हैं कि जांच ऐसे को थोड़ी होती है? फॉरेंसिक लैब बंगलौर में या जहां भी है, ऐसे को थोड़ी जांच होती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए ये लोग इस तरह आपको बात करेंगे कि ना मन तेल होगा, ना आधा नाचेंगी। और आप अगर कहते हो आप क्यों नहीं जांच करवा लेते, तो खुद नहीं कराएंगे, तुमको कहेंगे। ये ऑडियो वीडियो जब जांच करने नंबर आता है, बहुत लंबे लफड़े होते हैं, और उस व्यक्ति को वहां जाना पड़ता है। उसके जसवंतराम पाल जी महाराज की ऑडियो आपको जांच करानी, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपको लिखित में सब देना पड़ेगा। वो जब FIR होगी, पुलिस प्रशासन में सब होगा। कोर्ट जब कहेगा, जब कोर्ट आदेश देगा लिखित में, जब केस चलेगा, वहां ऑडियो या वीडियो कोई बात आएगी, फिर कोर्ट आदेश देगा कि हाँ इसकी जो फॉरेंसिक लैब में जांच कराई जाए। तो फिर वो व्यक्ति जाएगा जो जीवित व्यक्ति है, उस व्यक्ति की वो फॉरेंसिक लैब का जो मेन मुखिया होता है, जो डॉक्टर होता है, जो भी है, वो उस व्यक्ति की जो रियल में व्यक्ति वो जिंदा है, उसकी 10, 20, 50 या 100, 200, 500 इस तरह वो ऑडियो अलग अलग तरीके से वो लेता है। मतलब तमाम तरह की ऑडियो लेगा वो, और इसके बाद जो आपकी ऑडियो कोर्ट में या जहां पे दिखाई गई है, फिर उससे जांच मैच करके तब आपकी रिपोर्ट दे। उसके पैसे भी बहुत लगते हैं, ये आसान काम नहीं है। बातें कहना तो बड़ा आसान है, ये करा ले, वो करा ले, वो करा ले, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि गहराई समझो, दूसरे की बातों में मत आओ, तुम्हारा जानकारी ही बचाओ है। इसलिए ये ध्यान रखना कि अब 2012 के बाद कोई भी व्यक्ति वकील की पढ़ाई करने के बाद जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो वकीलों का है वहां एग्जाम देगा, एग्जाम होने के बाद उस एग्जाम में पास होगा, तब उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली
जो उसको जब वो प्रमाण पत्र देगा पास होने का, तब आप भारत में किसी भी कोर्ट में जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर एक अपना स्थान बताना पड़ेगा, उसके लिए वहां सब लिखित में देना पड़ता है कि मैं वहां पर प्रैक्टिस करूंगा, तभी आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना आप कहीं भी किसी कोर्ट में ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एक बात हमेशा याद रखना। दूसरी बात, वकील जो होता है वो कोर्ट परिसर के अंदर ही बैंड लगा सकता है, कोर्ट परिसर के बाहर उसको ये बैंड लगाने का अधिकार नहीं है। हाँ, घर से कोर्ट से घर तक आने जाने में वो बैंड लगा सकता है। दूसरी बात, किसी पार्टी फंक्शन में, प्रोग्राम में, आश्रमों में जाकर के वहां जाना, वहां बैंड लगा कर वो नहीं जा सकता है। कोई भी वकील कोर्ट परिसर के अंदर तो आपसे मतलब जो है तेज आवाज में बात कर सकता है, लेकिन कोर्ट परिसर के बाहर मतलब आप अगर वो बैंड लगाए हैं, घर से कोर्ट से घर से कोर्ट तक जा रहा है, तब तो वो आपसे बीच में कहीं बात कर सकता है। लेकिन वो ऐसे वो अगर कहीं पार्टी प्रोग्राम या काम वैसे कोई जा रहा है अदर टाइम में, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ये भी देखा जाएगा कि आज कोर्ट खुला है कि नहीं खुला, आप उस रास्ते जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये नहीं कि हमारे नवास्ता से और कोर्ट पड़ता है कहाँ, पश्चिम साइड में, उत्तर साइड में, और हम जा रहे इधर दक्षिण साइड में, तो घुमा फिरा नहीं सकते आप। सारे सब नियम कानून है, नहीं तो हर आदमी जो मर्जी करता रहे। तो ये बात है, सब याद रखना। आप जिस कोर्ट में है वहीं पे कर सकते, दूसरी जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप किसी दूसरे कोर्ट में आप जाते हैं तो उसका एक आधार होता है कि वहां जो वकील केस लड़ रहा होता है, तो उसका जो या वकील वो बुलवाता है कि भाई हम फलाने वकील से अपनी बहस करवाएंगे, वो उसको अपने अधिकार देगा। फिर वो जिससे उसका संपर्क होगा, जिस भी स्टेट के वकील को वो बुलवा सकता है, या जो उनका जो वकील का जो क्लाइंट होता है, जैसे हम क्लाइंट है तो हम अपने वकील से बात करके हम किसी भी स्टेट के वकील को बुला सकते हैं। वो वकील उसको अधिकार देगा, तब वहां वो उसके बिहाफ पे बोल सकता है, वैसे वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जब तक वो एग्जाम नहीं पास करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तब तक वो उसका जो है ना वकील बनने का अधिकारी वो नहीं है, वकालत भले ही जानता हो। तो ये बातें आप ध्यान रखना। दूसरी बात, कोई भी वकील दुकान धंधा, जो रजिस्टर्ड वकील है बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में, वो दुकान धंधा व्यापार या दूसरी नौकरी अलग से नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो सबसे पहले आपको वहां रिजाइन देना पड़ेगा, फिर आप दुकान धंधा व्यापार खेती किसानी जो भी मर्जी है वो करो। आप एक ही काम कर सकते हैं, वकील वकालत करो या तो नौकरी करो या अपना काम करो, एक ही काम कर सकते, दो काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको हर साल अपना वेरिफिकेशन वहां देना पड़ेगा कि जिंदा हो कि मर गए हो। आप नौकरी में हो गैर नौकरी में हो, नौकरी में हो कि नौकरी से वकालत कर रहे हो, नौकरी में हो, तो ये आपको ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें जब आप जानोगे समझोगे तभी आप बचोगे। तो भगत भाइयों, ये जानकारी आपको दिया, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एंट्रेंस परीक्षा देना होता है। और मेन तो सुप्रीम कोर्ट होता है। बार का मतलब होता है वकालत। सुप्रीम कोर्ट को भी बेंच भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जजों का सुप्रीम कोर्ट यानी कि जजों का जो होता है बेंच, सुप्रीम कोर्ट बेंच। वकीलों का होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जजों का होता है सुप्रीम कोर्ट। जजों के जो बेंच, जजों के जो होता है उसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट या बेंच भी उसको कहते हैं। और वकीलों का आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम लेता है और बार एसोसिएशन का स्टैंड क्या है, वेलफेयर एंड बार एसोसिएशन का होता है कि वेलफेयर फंड वगैरह सब कलेक्ट करना। और अगर किसी अधिवक्ता की जो है मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख से 25 लाख रुपए तक देता है। वो उसी को मिलेगा जो पैनल ऑफ जो सिस्टम के द्वारा जो एग्जाम देकर के जो वकील बनेगा उसी को मतलब पैसा मिलेगा उसके मरने के बाद।
ऐसे नहीं मिलेगा। और समय समय पर अपना वेरिफिकेशन कराता रहे। तो ये आज आपको जानकारी दे दी, इसलिए आपको ये जानकारी दिया जिससे आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। ये वीडियो भी रख लें और ये याद करें। और हमने तो इतना सब जो है दूसरा से घंटों कल बहस की है, आपको तो 60 कट बताया है, बहुत लंबी हमारी बहस चली उन पे। और कल से याद रखना कि अगर हमारी वो पहले वाली आईडी खुल गई तो ठीक, नहीं खुली तो इसी आईडी पर कल से आएंगे लाइव। और कल से लाइव आएंगे तो आप सब लोग ये ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक अपने पास रख लेना, अन्य भाई बहनों को बता देना। और इसमें हम आपको और भी लीगल बातें बताएंगे, जो कि कल हमने शशिभूषण जी से, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट हैं, हरिदास जी गुस्सा साहब, लालचंद जी गुस्सा साहब, ओम प्रकाश जी गुस्सा साहब, उनसे बहुत सीक्रेट बातें उनसे पूछी थी। कल बहुत सवाल किए। संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों हुई ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन और इसमें जो लीगल पॉइंट है, जो सीक्रेट पॉइंट है, सीक्रेट पॉइंट, वो कल उनसे हमने चर्चा की थी। वो सीक्रेट पॉइंटों का खुलासा करेंगे और इसके बारे में और चीजें बताएंगे। इसीलिए क्योंकि इस पुस्तक का सबसे ज्यादा प्रचार करना है, और सबसे ज्यादा प्रचार करो कि ये देखो वीरेंद्र, ये जजमेंट की फलाने पेज नंबर पर ये देखो वीरेंद्र है, और ये देखिए इस गुंडे के साथ खड़ा हुआ या इस नेता के साथ खड़ा हुआ, ये नेता कितना नीच नालायक है। जब जजमेंट कोर्ट, हजार का कोर्ट जजमेंट सब कुछ है, इसके बाद देखो गुंडे अधिकारियों के साथ ही खड़ा हुआ है। ये देखो जाट भवन को ये 75 लाख रुपए दे रहे, हत्यारा बलात्कार। ये देखो पुरुषोत्तम सैनी जो सतलोक आश्रम चला रहा कुरुक्षेत्र में, ये हत्यारा बलात्कारी। देखो FIR नंबर 439 फला जी का नाम है, इसने ये बयान दिया। ये चीजें हमें आपको बहुत अच्छी तरह से वायरल करना होगा, और इसके बहुत महीन जो बारीकी से बारीक पॉइंट है, ये समय अच्छी तरह अपने दिल दिमाग उतारना होगा। एक भगत जी का फोन आया था कि भगत जी हमें पता नहीं इसमें कहाँ बयान दिया राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, हमारे समझ नहीं आ रहा। हमको ढंग से पढ़िए भगत जी, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये बहुत सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। तो कल से हम, परमेश्वर ने दया की तो FIR नंबर 429 से स्टार्ट करेंगे, और हम कम समय लेकर, मतलब ज्यादा लंबा वीडियो न बनाकर, भले चाहे 1 2 दिन 3 दिन लगे, लेकिन छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से, जिसमें आप सब लोग समझ सकें। यही लगभग 1 घंटे का समझ मान लो, 1 घंटा या 1.5 घंटा, कोशिश अपनी ये रहेगी, और कोशिश करूंगा 1 घंटे का, तो आप अच्छी तरह समझ सको। और इन सारे पॉइंटों को अच्छी तरह जब आप समझ लोगे, तभी आप और अच्छी तरह से आवाज उठा सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस डेवलप होगा। तभी इनके दिमाग में जाता है, इन हरामजादों के, कि यार ओम प्रकाश जी राजस्थान वाले, यार ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, यार उमेश जी शाहजहांपुर वाले यार पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, और यार हरीश जी, लालचंद जी, देवपाल जी, हरिदासी जी, कमल देव जी, आदि जितने भी सब लोग हैं, जो भी अपना बोलते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीख जाओ। ये हमें परमात्मा ने इसलिए शशिभूषण जी जैसे वकील दिए, तो आप लीगली प्रोसेस किए कि पॉइंट टू पॉइंट समझो, और ये बात आप अपनी पूरी दुनिया के सामने रखो। तो जो उसका जानकार व्यक्ति है वो तुम्हारी कदर करेगा, वो जानता है कि साला मेरे बारे में जानता है। ये आम पब्लिक से मतलब नहीं, ये तो भव भव करती रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे पीछे कितने लोग भव भव करते रहे, 2016 से 2025 चल रहा है, कितने आए लाखों करोड़ों हमें ज्ञान बताने वाले, और कितने आए हमारी टांग खींचने वाले, और भव भव करते रहे सब। लेकिन हमारा क्या बिगाड़ पाए, हम तो वहीं चल रहे हैं। सब अपने अपने ठंडे बस्ते में चले गए, सब 4 दिन बोलते हैं, इसके बाद सब का सब सरेंडर रहते हैं। इतना आसान काम नहीं है कि हमेशा ऑनलाइन रहना। ये संत रामपाल जी मां का आशीर्वाद है जो इतने साल तक कंटिन्यू चल रहा हूं, और कहीं परमात्मा ने डिफीट खाने नहीं दिया, कहीं भी परमात्मा ने आज तक डिफीट खाने नहीं दिया। जो भी किया डंके के चोट पे किया है, अपने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, या आम जनता से, या आप लोगों के सहयोग से नहीं,
अपना काम आप करिए, हम अपना काम करते, आप भी अपना काम करिए, आप भी अपने गुरु के प्रति जिम्मेदारी निभाइए। हम एक दूसरे से सलाह मशविरा ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप जिम्मेदारी निभाइए, समय निकालिए और ठोस पॉइंट लेके चलिए। ठोस हुआ भाई, उठल्लू बातें मत करो, उठल्लू 4 दिन में थक जाओगे। इसीलिए खरगोश और कछुए का आपने सुना होगा। तो खरगोश का क्या हाल हुआ, कछुए क्या हाल हुआ। तो कछुआ बनो, खरगोश ना बनो। हाँ, गिरते टाइम नहीं लगेगा। सतलोक से हम गिरे, धड़ाम से नीचे आ गए, और वहां जाने के लिए अथक प्रयास कर रहे, सफल नहीं हो पा रहे, चाहे हम हो चाहे आप हो। इसलिए अपने गुरु का पीछा करो, रामचंद्र का नहीं। हम तो गुरु के द्वारा दिए ज्ञान को स्वीकार करके ज्ञान पे चल रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो कानूनी ज्ञान हो, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, हम उसी को आधार लेके चलते हैं। हम आप लोगों की तरफ थोड़ा जो मन आया बक दिया। अरे अच्छे अच्छे वकीलों से, हजारों वकीलों से बात की होगी, हर तरह की बात की होगी। तुम्हारी तरह को थोड़ी आए, घंटा भर के लिए टर किया चले गए। इसीलिए हम आप सफल नहीं होते। कोई भी व्यक्ति, आप चाहे ड्राइवर हो, लेकिन आप जब कंटिन्यू एक ही काम किया ड्राइविंग का, इसलिए आप फर्स्ट क्लास ड्राइवर हो। आप राजमिस्त्री हो, घर बनाने वाले, जैसे कमल देव जी घर बनाते हैं। आप जब 24 घंटे, यानी मतलब 24 घंटे में रात दिन काम नहीं करते, लेकिन जितने देर काम करते तो आपका पर्टिकुलर एक काम है घर बनाना, और आप कई साल तक काम करें तो आपको उसका अनुभव है। आपको गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होगा, आपको हवाई जहाज चलाने का अनुभव नहीं होगा। हवाई जहाज चलाने वाला वो कोई स्पेशली आदमी नहीं है। तो ये अपने आप से दिमाग से बात निकाल दो कि यार ये हवाई जहाज चलाने वाला बहुत बड़ा आदमी, बड़ा इसके दिमाग है, हार्ट का ऑपरेशन करने वाला बहुत बड़ा इसके पास दिमाग है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इतने बड़े बड़े दिमागी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही हमारे आपके अंदर जो हमारी सोच होती ना, मुझे नीचा दिखाती है। उच्च सोचो, अच्छा सोचो। क्या अगर आज वो इंजीनियर बना है तो दादा कम से कम 20 साल, 18, 20 साल, 25 साल तक पढ़ाई की है, लाखों और कई लाख रुपए खर्च हुए हैं, तब जाके वो बना है। कोई एक दिनों को थोड़ी बन गया है। हमारे ऊपर खर्च होते तो हम भी बन जाते। अरे कमल देव जी राजमिस्त्री है, तो इनको अपने राजमिस्त्री पर गर्व होना चाहिए कि अरे यार हमारे अंदर भी तो काबिलियत है। जैसा मुझे समय मिला, जैसा काम करने का मिला, जो सीखने मिला वो मैंने सीखा। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। और हम लोग दूसरे देखते रहते, अरे यार ये तो डीएम बन गया, अरे यार ये तो एसपी बन गया, अरे यार ये तो प्रधानमंत्री बन गया। ये मत सोचो, ये सोचो यही मौका मुझे मिलता तो मैं भी बन जाता है। इसीलिए एक हाई स्कूल में एक पाठ होता था। जब हाई स्कूल पढ़ते थे तो एक पाठ होता था, मेरे जमाने बात बता रहा हूं, द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वेरल। ये इंग्लिश की एक पोएम होती थी। द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वेरल, यानी कि माउंटेन्स मीन्स पहाड़, एंड स्क्वायरल मतलब स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, हैड ए क्वेरल मतलब झगड़ा हुआ, गिलहरी और पर्वत में झगड़ा हुआ। ये लंबी कहानी है लेकिन अब मेन पॉइंट आज भी याद रखा। पूरी कहानी तो याद नहीं, लेकिन जो मैं जरूर तो याद रखा। द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वेरल। देखो मैं भूल रहा हूं उसमें पर्वत ने गिलहरी से कहा, और इंग्लिश में भूल रहा हूं। इसमें पर्वत ने गिलहरी से कहा कि देखिए मैं इतना विशाल काय हूं जो हजारों लाखों पेड़ पौधे जंगली जानवरों सबके मतलब अपने पर पीठ पर सबको रख रखा हूं। मैं इतना ताकतवर हूं, इतना बड़ा इंसान हूं, इतना अच्छा इंसान हूं।
ये देख लो, गिलहरी से कह रहा पर्वत। और तब गिलहरी ने कहा था, नाइदर आई कैन नॉट फॉरेस्ट टेक ऑन माई बैक, नॉर यू के नट क्रे के नट। पिछली वाली लाइन इस समय भूल रहा हूं, 33 लाइन आपको सुना दिया है। नाइदर आई कैन नॉट टेक फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नॉर यू के नट। टैलेंट डिफर मतलब प्रतियोगिताओं में भिन्नता होती है। अगर कमल देव जी को घर बनाने का परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है, तो हमें कार चलाने का अनुभव दिया कि हमने अनुभव सीखा इतने साल। कमल देव जी ने घर बनाना ही सीखा, तो है तो दोनों लोग काबिल हैं। हरीश जी बस चला रहे हैं दिल्ली में, तो उनका अपना इतने का अनुभव है। हम अचानक चले जाएंगे तो उतना अच्छा काम को थोड़ा कर पाएंगे, तो अपना अपना अनुभव है। लेकिन किसी को ये नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं हम तो बहुत बड़े काबिल है। आप अपने क्षेत्र में काबिल हो सकते हैं जिस लाइन में आप हो, लेकिन दूसरे में नहीं। इसीलिए दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे के लाइन के बारे में हमें उससे अच्छी तरह जानकारी लेना चाहिए, ना कि नहीं हम हुआबाई बकने लगे। नहीं, हम भी भैया घर बढ़िया बना लेते हैं, 4 ईंटें जोड़ के दिखा दो सीधी दीवार, तो पता चलेगा। टेढ़ी हो गई तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये सब चीजें, इसीलिए गिलहरी ने पर्वत से कहा कि ये घमंड मत कर, तो इतना बड़ा विशाल काय है, ये पूरे वन पौधे पशु पक्षी हम सबको अपने पर स्थान दे रखा है, पीठ पर है। ये प्रतियोगिताओं में भिन्नता है, ये काम हम नहीं कर सकती कि मैं तो छोटी सी गिलहरी हूं। ये तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे जैसा हम ये काम नहीं कर सकती। हम तो एक मतलब 10 किलो का वजन भी नहीं रख सकती, मर जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, नार यू के नट, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं जो तुम एक सुपारी का दाना फोड़ दो, अखरोट का दाना फोड़ दो, क्योंकि तेरे दांत ही नहीं है। मैं तो अखरोट का दाना फोड़ दूंगी, लेकिन तू नहीं फोड़ सकता। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हम आप लोगों से कहता हूं कि कोई आदमी को आप ये ना समझो कि यार ये बड़ा, ये दिमाग से बात निकाल दो, यार हम भी सीख जाएंगे, यार हम भी कर देंगे। आप उससे सवाल करो, अरे इतना समय हमारा, अरे हम भी इतना समय गंवाया, तब जाके परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हम जैसे गधे को दया की, भाई ऐसे से मंत्र बुलवा देता, हम तो इंसान है। अरे तो भी 8-9 साल लगा, और 8-9 साल में 24 आवर्स ऑनलाइन कितने अच्छे बुरे लोगों से बात किया है, आप सोच नहीं सकते। आप लोग तो दिन भर में थोड़ी देर टाइम मिला तो लग गए, ज्ञान दे के फिर चले गए, फिर दिन भर आप काम ले। हम तो काम धंधा परमेश्वर के आशीर्वाद से छोड़ करके सब लगे, हजारों लाखों लोगों से लड़ाई झगड़ा बहस गाली गलौज सब कुछ सुना है। अब इसीलिए हमने इन नीचों को शुरू कर दिया। तब परमात्मा ने हर क्षेत्र में दया की। तो ऐसे भगत जी परमेश्वर की दया से आप लोग सजग बनिए और आवाज उठाइए। आप ये ना सोचो कि हम सारे केस पढ़ लिए बस हो गए मैं जानकारी। अरे ये जब जितना पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा, जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग खिलेगा। हाँ, ये जो ना अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती। हाँ, रोज नए सिस्टम, ये पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। लेकिन तुम लोग क्या करते, यार पढ़ तो लिया, सब जान गए, दर्द काम खत्म। इसका मनन करोगे तो तुम्हारे अंदर हजारों सवाल निकलेंगे। अब हमारे अंदर हजारों सवाल पैदा होते तभी तो हम बात करते थे। इसीलिए आज आपके पास मैंने ये टॉपिक रखा। इसके बारे में कल से हम शुरुआत करेंगे और इसमें भी आपको बहुत मतलब लीगली प्रोसेस की बात बताएंगे। अगर वो ऐसे हम बोलेंगे तो लंबा वीडियो जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और आप सब लोग इस वीडियो को सेव कर लो और अच्छी तरह जानकारी रखो, बात करो। ये ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक में सभी केस ऑफ जजमेंट की फाइल है, इसको सबको पढ़ो। आप लोग इसके 30 सेकेंड की वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? 30 सेकेंड के, 1 मिनट के ऐसे पुस्तक लिख के या फोटो वीडियो बनाओ, या ये वीडियो पाठ दो सोशल मीडिया पर।
हजारों लाखों वीडियो बना डाल दो, 28-28 सेकंड के, 30-30 सेकंड के, 20-20 सेकंड के, 1-1 मिनट के, 11 नंबर सेकंड के, एक बात एक बार बताओ। ये आप सब लोगों से हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक शेयर करो, खूब जम के शेयर करो, पाठ दो, हर जगह ये पुस्तक नजर आए। और ये आधा मिनट की वीडियो बनाओ, खूब वीडियो बनाओ। हम तो कमल देव जी से यही कहूंगा कि भगत जी अगर समझ में आए तो आप ये काम करें, बात बाकी आपकी इच्छा। हम किसी को आदेश नहीं देते, हम केवल सुझाव दे सकते हैं, मानना या ना मानना आपकी मर्जी। आप करोगे आपको मिलेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। आप ये ना सोचो कि हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं या किसी को हम आदेश दे रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक सोच बहुत जल्दी लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। तो मुझे ना आपसे कोई लेना देना है, किसी भी भगत से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तभी एक दूसरे के साथ है जब तक आप एक आंदोलनकारी, एक सैनिक की तरह मजबूती से आप खड़े होगे, फुल ट्रेनिंग होगी, तब आप अपने आप को सफल बना पाओगे, तब तो ठीक है। बात बाकी भैया हम अधूरा ज्ञान वालों के साथ नहीं चलते। या लगे रहो, जो पता है उसको बोलोगे, जितना बोलोगे उतना ही आपके अंदर ये सवाल करने की क्षमता बढ़ेगी और अच्छी तरह से आपको और जानकारियां बढ़ेंगी और रोज नए पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे। एक दिन बोलोगे, 4 दिन बंद कर दिया तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। तो दास का मोबाइल नंबर 9140652668। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शैलभूषण जी के द्वारा पुस्तक लिखवाई गई है और इस पुस्तक में उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। तो परमात्मा की बड़ी दया है, ये पुस्तक उनसे बिहार के सीनियर एडवोकेट शैलभूषण जी से आप मंगवा सकते हैं। और आज इस पुस्तक को लाखों लोग पढ़ रहे हैं और अपना कल्याण करा रहे हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की गुड्डों से, चुंगल से बच गए। और हाँ, जो परमात्मा ने पटना से आगे दानापुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। आप ईश्वर दास जी ने पूछा था कि भगत जी हम कैसे वहां जाएंगे, तो कोई भी भगत हो, कहीं से भी आ रहा हो, दानापुर रेलवे स्टेशन याद रखना। आप जहां से भी आ रहे हो दानापुर के लिए डालिए, जहां से आज जिस स्टेशन से हो दानापुर, तो आपको खुद ही बता देगा कहाँ से क्या ट्रेन आनी जानी है। और दानापुर का डायरेक्ट ना दिखाए तो पटना का अपना डाउनलोड कर देख लो, जो ऐप से आपका इसमें रेलवे वाला जो है वेयर इज माई ट्रेन ऐप से डाउनलोड कर लो, अगर इसके पास डाउनलोड ना हो। और उसमें आप जो है ना, जहां से जिस स्थान में हो वहां का रेलवे स्टेशन का नाम और दानापुर का फिर बाद में डालोगे, सर्च करोगे तो आपको बता देगा कैसे क्या पहुंचना, कहाँ कितनी कौन कौन गाड़ी कितने समय पर जाती है। और डायरेक्ट ना दिखाए तो फिर आप पटना के लिए डाल सकते हैं या अन्य स्टेशनों के लिए डाल सकते हैं बिहार के लिए। और दानापुर रेलवे स्टेशन आपको उतरना है, मेन चीज आपको दानापुर याद रखना। दानापुर रेलवे स्टेशन में उतर करके मसौड़ी की तरफ जाने वाली बस, मसौड़ी, जब दानापुर रेलवे स्टेशन उतरेंगे वहां उतर करके मसौड़ी की तरफ जो बस जाती है उस पे बैठना है। तो वो रामपुर हनुमान मंदिर पड़ता है। आप जो टिकट लेना तो उसको बता देंगे कंडक्टर को, तो आपको रामपुर में जो हनुमान मंदिर पड़ता है वहां वो उतार देगा। ये सब मशहूर जगह है। बस वहीं पर ये परमेश्वर की दया से मीटिंग होगी 12-13 अप्रैल 2025 को नौबतपुर प्रखंड के रामपुर में संपन्न होना है। तो जिस भाई बहन को समय मिले वहां जा सकता है। हालांकि पटना से बहुत दूर है और इसीलिए वो ज्ञापन वाला काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां से जो डीएम आवास या एसडीएम आवास लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो ये लगता है शायद गांव में इनका प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए वो आ नहीं पाएगा। लेकिन इसके बाद में परमेश्वर दया करेंगे तब बिहार में सासाराम में जहां शैलभूषण जी है वहां वकालत भी करते बना, और उनका वहां भाई मीडिया और प्रशासन सब जानकारी भी है। और फिर वहां पे हम लोग ज्ञापन वगैरह शहर के अंदर वहां ज्ञापन वगैरह वहां देंगे बाद में, जब परमेश्वर आगे दया करेंगे। और वहां जो लोग ही कर रहे प्रोग्राम, ये सब उतना दौड़ धूप नहीं सकते वहां अपना जो है। तो इस तरह से
आप जिनको जाना हो वो दानापुर रेलवे स्टेशन उतरे, वहां से मसौड़ी की तरफ जाने वाली बस पे बैठे। रास्ते में रामपुर पड़ता है तो बस वाले बता देंगे कंडक्टर, तो रामपुर हनुमान मंदिर के पास उतर जाना है। 12-13 अप्रैल 2025 आंदोलनकारियों का जो सम्मेलन है रामपुर में, याद रखना। जिस भगत भाई बहन को समय मिले वहां वो पहुंचने का अपना प्रयास करे। बात बाकी तो परमात्मा सब देख ही रहे हैं। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा ने दया की तो कल फिर हम 8:30 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। FIR नंबर 429 430 का सब अलग अलग रोज इसका एक एक पॉइंट टू पॉइंट पे FIR नंबर 429 का और क्लियरिटी करके बताएंगे। क्लियर करके जो पॉइंट आप समझेंगे आपके जीवन में काम आएंगे। ये केवल संत रामपाल जी महाराज केसों से संबंधित नहीं है, ये आप अपने जीवन में कहीं अगर फंस जाते हो तो आपको भी सहूलियत मिलेगी। इसलिए हमें इनकी जानकारी, अच्छी तरह से जानकारी हमें करना चाहिए। और अपने शब्दों के यही विराम देता हूँ। सच साहिब और सभी भाई बहन मिलकर के हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज के जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास के सच साहिब। दास का मोबाइल नंबर है 9140 62 26 68। इस पुस्तक को अधिक से अधिक का प्रचार करें और ये लाखों लोग इस पुस्तक को पढ़ करके अपना कल्याण करा चुके हैं। हमारे भाई बहन सब बच रहे हैं। अपने भाई बहनों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से, सतलोकाश्रम संचालक गुंडों से, कोऑर्डिनेटरों से, नामदान संचालकों से बचाने के लिए आप लोग अपना समय निकाल करके एक पंथ दो काज, अपने गुरु के लिए भी आवाज उठा रहे हैं और अपने भाई बहनों को बचाने का भी आप काम कर रहे हैं। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।